बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जीवों में श्वसन। आओ शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा पहला पन्ना? जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है और हम हांफने लगते हैं। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक चरण है। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा मिलती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। श्वसन की प्रक्रम के पहले सांस द्वारा वायु को अंदर ले जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है। हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हम वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं और उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। कोशिका को भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह वायव्य श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अब अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। यीस्ट एक कौशिक जीव है। यह वायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जिस प्रकार हमारी पेशी कोशिकाएं भी थोड़ी देर के लिए अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। अनेक भारी कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन हो जाती है। जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान अथवा शरीर की मालिश करवाने पर ऑक्सीजन का संचालन बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्णतः विखंडन हो जाता है। सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। यह प्रक्रिया उच्च श्वसन कहलाती है, जो प्रत्येक जीव में होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक प्रयोग द्वारा श्वास दर की गणना कर सकते हैं। विश्राम की स्थिति में बैठ जाइए तथा बार बार सांस अंदर और बाहर कीजिए तथा उसकी गणना कीजिए। थोड़ी देर दौड़िए तथा उसके बाद सांस की गणना कीजिए। इससे आपको पता चल गया होगा
कि जब अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन ज़रूरत होती है। तेजी से श्वसन करने पर हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जो भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसलिए शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है। विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों को करने में श्वसन क्रिया। अब हमारी श्वसन की क्रियाविधि को जानेंगे। अब अपने नथुनों या नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतश्वास द्वारा अंदर लेते हैं तब यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पासरों में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है वह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों की गति सम्मिलित होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की तरफ आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अनुवांशिक कण जैसे कि धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वास करते हैं तो यह कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाती है। यद्यपि ऐसे कण नसा गुहा के पार चले जाते हैं। इस गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अनुवांशित कण वायु से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही शरीर के अंदर प्रवेश कर पाती है। छींकते समय हमें नाक को ढक लेना चाहिए, जिससे बाहर निकले हुए कण किसी और द्वारा न ग्रहण किए जा सके। अपने शरीर में हम इन गतिविधियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए तथा अपनी हथेली उदर पर रखिए। उदर की गति को अनुभव कीजिए। धूम्रपान फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। इससे अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि यह कैंसर को आवाहन देता है। श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होता है। एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए। प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसे पेन से काट कर अलग कर लीजिए। वाय के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साकेत सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को बोतल में लगा दीजिए। बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पैंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तान कर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए। गुब्बारे को देखिए, आपको परिवर्तन दिखाई देगा। इससे हम श्वसन की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। बेहतर जीवन के लिए अच्छा श्वास आवश्यक है। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। कोई पतली परखनीली लीजिए जिसमें कारक लगा हो। परखंडी में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक नली को परखंडी में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब नली के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चूने के पानी में आप परिवर्तन देख सकते हैं। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्यों के जैसे फेफड़े होते हैं। कॉकरोच के शरीर
पशर्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। यह छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल कहलाते हैं। समृद्ध वायु श्वास रंध्र से श्वास नलों में जाकर शरीर में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड नालों में आती है और श्वास रंध्र से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। हम जल में सांस नहीं ले सकते, किंतु ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, जो जल में श्वसन करते हैं। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। अन्य जीवों की तरह पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। यह वायु से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की तरह मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कर्णों के बीच के खाली स्थानों से ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है जो सभी जीवों में ऊर्जा उत्पन्न करती है। आओ बच्चों, अब हम अपना ज्ञान पखेंगे। 1. कोशिकाएं किसे कहते हैं? 2. जीवों में कोशिका की क्या भूमिका होती है? 3. जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? 4. श्वसन प्रक्रम क्या है? 5. कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? 6. वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? 7. अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? 8. अवायवीय जीव किसे कहते हैं? 9. जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस की अधिकता होती है? 10. यीस्ट क्या है? 11. क्या हमारी पेशी कोशिकाएं अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं? अगर हाँ तो कैसे? 12. अधिक व्यायाम करने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? 13. मांसपेशियों में ऐंठन को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? 14. सांस लेने का क्या अर्थ है? 15. अंतश्वसन किसे कहते हैं? 16. उच्च श्वसन किसे कहते हैं? 17. श्वसन दूर किसे कहते हैं? 18. हम सांस कैसे लेते हैं? 19. डायफ्राम क्या करती है? 20. हमें छींक क्यों आती है? 21. धूम्रपान क्यों हानिकारक है? 22. श्वास रंध्र किसे कहते हैं? 23. श्वास प्रणाली या वातक किसे कहते हैं? 24. मछलियां सांस लेने के लिए किसकी सहायता लेती है? 25. रंध्र किसे कहते हैं? शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा प्रयास है। आओ अब उत्तर जाने। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। 2. प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्य को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। 3. जीवों को ऊर्जा भोजन से मिलती है। 4. सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। इसमें हम पहले श्वास द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। 5. कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। भोजन के विखंडन के ऊर्जा मुक्त होती है, इसी कोशिकीय श्वसन कहते हैं। 6.
जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह अवायवीय श्वसन कहलाता है। 7. जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है तो यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। 8. ऐसे जीव जो अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें अब अवायवीय जीव कहते हैं। 9. जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। 10. यीस्ट एक कोशिकीय जीव है जो अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, इसलिए इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। 11. हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से कार्य करती है। यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमें कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। 12. जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है तो इस प्रकरण में ग्लूकोज के वांशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। 13. गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। ऐसा करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। 14. सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। 15. ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। 16. कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। 17. कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। 18. हम अपने नासा द्वारा से वायु अंदर लेते हैं। 19. यह एक बड़ी पेशीय परत है जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। 20. जब अनेक प्रकार के अनुवांशिक कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं तब वे गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है और अनुवांशिक कण वायु के बाहर निकल जाते हैं। 21. धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। 22. कॉकरोच के शरीर के पसर्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। यह छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। 23. कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। 24. मछलियां सांस लेने के लिए क्लोम की सहायता लेती है। 25. पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।